हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है राजस्थान सीईटी यानी कि 12th लेवल में साइंस का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, जो कि फ्रेंड्स आपको राजस्थान जीके से भी ज़्यादा वेटेज का है। फ्रेंड्स आपको साइंस तो पढ़नी पड़ेगी और साइंस की आपको सबसे बेस्ट क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। फ्रेंड्स हमने उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं तथ्यों को सम्मिलित किया है जो पिछली एग्जाम्स में, पिछली कई सालों से जो अधीनस्थ बोर्ड, रेलवे, एसएससी जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों को इस पेपर में आपको समाहित करके हम दे रहे हैं। फ्रेंड्स तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, आपको हम पर विश्वास करना पड़ेगा और फ्रेंड्स इस क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। हमने फ्रेंड्स इस क्लास में पूरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बनते थे, इस जो सवाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे, उसके आसपास टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते थे, उन सबको एक ही क्लास में हमने अच्छे से समझाया। फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आपका हमारे प्रति विश्वास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। फ्रेंड्स हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाया। फ्रेंड्स एक एक चीज़ को पूरी बारीकी से डिटेल से समझाया है। फ्रेंड्स आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केसोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स आपको बताना है कि केसोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है केसोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स केसोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। और केसोग्राफ यंत्र का किस काम में आता है? ये पौधों की वृद्धि को नापता है, पौधों की वृद्धि को का मेजरमेंट करता है। फ्रेंड्स आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक छोटा पौधा लगा हुआ है और वहाँ पर ऊपर एक इसमें रस्सी लगी हुई है और उसमें एक साइड बेट लटका हुआ है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो वृद्धि का मेजरमेंट होता है और यहाँ पर एक पुली लगी हुई होती है, उसमें एक निडिल होती है, ये पॉइंटर होता है, यहाँ पर निडिल होती है जो एक आर्क होता है, उसकी स्केल पर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उनकी लोकेशन बताता रहता है ये पॉइंटर, क्योंकि पुली की सारी लगा हुआ था। इस प्रकार हम पौधों की वृद्धि का मेजरमेंट करते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या हमारा केसोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। और केसोग्राफ नामक यंत्र किस काम आता है? तो केसोग्राफ किस काम आता है? पौधों की वृद्धि का मेजरमेंट करता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। यानी कीड़े होते हैं ना, जो साइंस की ब्रांच, कौन सी ब्रांच है उसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी को पता है, कीड़ों का अध्ययन कौन सी ब्रांच में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंटोम यदि फ्रेंड्स आपसे पूछे कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, कवकों का अध्ययन साइंस कौन सी ब्रांच है, तो उसके अंदर किया जाता है। तो उनका किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी के अंदर। किस में किया जाता है फ्रेंड्स? माइकोलॉजी में। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछे शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है, फ्रेंड्स आपसे पूछे शैवालों का साइंस की कौन सी ब्रांच है, उसके अंदर किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? ये फ्रेंड्स किया जाता है फाइकोलॉजी में। किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। कीड़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। और आपसे पूछे फ्रेंड्स कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। फ्रेंड्स आपको बताना है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक और रोंटगन। फ्रेंड्स आपको बताना है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। फ्रेंड्स यहाँ से हमारा सही आंसर निकल के आता है मैक्स प्लांक ने। इसने मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप आपको बताने के 4 ऑप्शन दिए गए, तो भूकंप को कौन सा यंत्र के द्वारा मापते हैं? सिस्मोग्राफ पे, कार्डियोग्राफ पे, स्ट्रोबोस्कोप पे या डिक्टाफोन में। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि भूकंप को कौन सा यंत्र से मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। किस पे मापते हैं? सिस्मोग्राफ। और इसकी स्पीड का पता, इनकी हाई है या लो है, तो इसकी स्पीड का पता कौन से स्केल पे लगाया जाता है? फ्रेंड्स होता है रिक्टर स्केल पे। कौन सा स्केल होता है? रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। यानी कि फ्रेंड्स आपको बताना है होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। हनीमैन, जोसेफ लिस्टर, जेम्स हैरिसन और ह्यूगो डी ब्रिज। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 4 ऑप्शन है, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हनीमैन। कौन थे? हनीमैन। तो यार हमारा यहाँ से ऑप्शन निकल के आता है ए नंबर। यहाँ से हमारा ऑप्शन ए नंबर ठीक निकल के आता है कि होम्योपैथी चिकित्सा के कौन थे जनक? हनीमैन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विटामिन डी सर्वोत्तम स्रोत है। यानी विटामिन डी का हमको सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? अंडे से, दूध से, सूर्य प्रकाश से, हरी सब्जी से। जैसे आप सभी को पता है फ्रेंड्स, किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। यानी कि सनलाइट से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। यानी कि मेन सोर्स क्या है विटामिन डी का? सनलाइट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोडियम का प्रतीक क्या होता है। आप फ्रेंड्स ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 2-3 ऐसे तत्व हैं जो उनका प्रतीक है ना, जो उनके नाम के अपोजिट लगता है, थोड़ा अटपटा सा लगता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोडियम।
तो फ्रेंड्स सोडियम का आप जैसे बताया सभी, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। और फ्रेंड्स आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 नंबर पे, आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है। सोडियम एक खतरनाक धातु होती है, इसको फ्रेंड्स किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को, नहीं तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ते हैं तो उससे क्रिया करके ये फ्रेंड्स इसमें आग लग जाती है, किसमें, सोडियम में, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। अगला फ्रेंड्स यदि बात की जाए तो दूसरा है के को हम पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। फ्रेंड्स आपको ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और पोटेशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। फ्रेंड्स यदि चांदी की बात की जाए तो चांदी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, आवर्त सारणी में 47 होता है। फ्रेंड्स यदि सोने की बात की जाए फ्रेंड्स इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Au से, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79। यदि फ्रेंड्स पारे की बात की जाए, Hg, कितना पारा, Hg इसको क्या बोलते हैं, मरकरी, तो फ्रेंड्स इसका कितना होता है, 80 होता है। और यदि बात की जाए सीसा की बात की जाए, इसको Pb, किसको लेड बोलते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 8 वो आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 82 नंबर पे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb में, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Pb से। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारे यहाँ से 3-4, तो ये थोड़े नाम से अपोजिट होते हैं, इस वजह से इनको मैं बता दिया फ्रेंड्स आपको, आप इनको याद कर लेना एक बार, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आगे पूछे गए हैं, एक दो बार एग्जाम में पूछे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पर पाचन होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि हमारे शरीर में, तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत। तो फ्रेंड्स आपको सही आंसर बताना है कि भोजन कहाँ पर, हमारा जो भोजन, तो फ्रेंड्स अपने भोजन की पचने की क्रिया तो कहाँ से, मुख से प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से, मुख से प्रारंभ हो जाती है। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, हमारे मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, मुँह से। और मुँह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये निकल गया। आप बताना है फ्रेंड्स आपको भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। पाचन तो 2-3 स्टेप में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो भोजन का पाचन किस में होता है, छोटी आंत में। फ्रेंड्स यहाँ पे पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है, क्या, एब्जॉर्प्शन, यानी कि दोनों क्रियाएँ एक साथ होती हैं। यहाँ पर भी पाचन भी होता है और छोटी आंत में अवशोषण भी होता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन बी निकल के आता है, छोटी आंत में। जब क्वेश्चन दिया है मुख्यतः, यानी कि 2-3 स्टेप में होता है पाचन, तो लेकिन यहाँ से मेन पॉइंट पूछा गया सबसे ज़्यादा क्या, कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत का फ्रेंड्स कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, आप इसका जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है। इसकी अतिरिक्त डिटेल हम दे देते हैं आपको। ओजोन परत ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। और अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या होता है, पराबैंगनी किरणों से क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे स्किन कैंसर को बढ़ावा देती हैं। तो ये हमारे स्किन कैंसर का कारण भी बन सकती है। फ्रेंड्स इनसे ये प्रोटेक्ट करती है। फ्रेंड्स एक होता है हमारी त्वचा में होता है मेलानिन, एक होता है हमारी त्वचा का जो कलर डिसाइड करता है वो किसकी वजह से होता है, मेलानिन की वजह से होता है। फ्रेंड्स जिनमें ज़्यादा मेलानिन होता है उनका कलर थोड़ा ब्लैक होता है, कि इंसान 2 ही प्रकार के होते हैं, तो काला होता है या गोरा होता है। फ्रेंड्स जिनमें मेलानिन ज़्यादा होता है वो इंसान का कलर ब्लैक होता है, जो कम होता है उसमें। फ्रेंड्स एक काले लोगों को एक फ़ायदा होता है कि उनके स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो उनको एक ये चीज़ का प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स आपको बताएं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स पाई जाती है समताप मंडल में। किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। और जो हमारे प्लेन्स वगैरह जो भी उड़ते हैं ना, वो भी कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। कौन से मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सदिश राशि है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि 4 आपको ऑप्शन दिए, ऊर्जा, तापमान, संवेग और दाब। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि फ्रेंड्स सदिश राशि कौन सी है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी पूछा गई है। फ्रेंड्स आपको बताएं कि सदिश राशि में क्या होता है। सदिश राशि में एक तो क्या होती है, दिशा होती है, और एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। उस राशि को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए। फ्रेंड्स आपको बताना कि सदिश राशि कौन सी। फ्रेंड्स आपको सही आंसर बताएंगे सदिश राशि कौन सी है। फ्रेंड्स यहाँ पर
आपको पता है कि सबको संवेग एक सदिश राशि होती है। क्या होती है संवेग? संवेग क्या होता है? संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणा, यानी कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है m इंटू बी। पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट, पी बराबर क्या होता है? m इंटू बी। एम क्या होता है? एम होता है यहाँ पर मास। क्या होता है? मास द्रव्यमान होता है। बी क्या होती है? वेलोसिटी। फ्रेंड्स यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? मीटर पर सेकंड। यदि हम इसको थोड़ा और डिटेल में लिखे केजी इंटू मीटर और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो इसका इन्वर्स, तो इसका ये यूनिट होती है केजी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संवेग की यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स संवेग की यूनिट होती है केजी इंटू मीटर सेकंड का इन्वर्स होती है। ये ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आपको संवेग यहाँ पर पूछा गया है संवेग। फ्रेंड्स 2-3 क्वांटिटियाँ और हैं वो भी क्वेश्चन में आपसे काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं कि राशि सदिश राशि है, अदिश राशि है, युग्म के रूप में भी पूछ सकता है वो। फ्रेंड्स की आपको 4 युग्म दे देगा, 2-2 के जोड़े दे देगा, पेयर दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा युग्म में सदिश राशियाँ हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं यदि सदिश राशियों की, तो संवेग फ्रेंड्स सदिश राशि होती है। संवेग सदिश राशि होती है। फिर फ्रेंड्स आवेग भी सदिश राशि होती है। फिर पूछे बात की जाए तो त्वरण, तो फ्रेंड्स त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण। बल भी एक सदिश राशि होती है फ्रेंड्स। क्या होती है फ्रेंड्स? सदिश राशि है। जबकि फ्रेंड्स बल, यार फ्रेंड्स बाहर की बात की जाए, बाहर यानी कि वेट की बात की जाए तो ये भी सदिश राशि है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंड्स अदिश राशियों के बारे में। किसके बारे में? अदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स चाल होती है हमारी, चाल होती है वो भी अदिश राशि होती है। द्रव्यमान कोई भी वेट होता है वो द्रव्यमान मास होता है वो भी अदिश राशि होती है। आवेश होता है चार्ज, ये भी फ्रेंड्स अदिश राशि होती है। घनत्व इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व होता है वो भी फ्रेंड्स अदिश राशि होती है। ऊर्जा एनर्जी होती है, ये भी अदिश राशि होती है फ्रेंड्स। और विद्युत धारा फ्रेंड्स ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ना तो सदिश होती है ना अदिश राशि होती है, तो हम इसको एक टेंसर क्वांटिटी में रखते हैं इसको, विद्युत धारा को। फ्रेंड्स इस प्रकार जो हमारे दोनों आपको समझ में आ गए, तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हमने काफ़ी सारी डिटेल दे दी है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो और क्वालिटी कंटेंट हमारा अच्छा पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, और इसी प्रकार की पूरी डिटेल्ड क्लास पाने के लिए NCERT कह दो या पूरी डिटेल बुक क्लास कह दो, इस प्रकार की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड्स हर रोज़ आपको एक साइंस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो, आपके अच्छे अंक आएँ और आपको CT में सिलेक्शन हो जाए अच्छे नंबर के साथ में। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है घड़ी की चाबी में संचित। फ्रेंड्स आपको बताना है कि घड़ी की चाबी में किस प्रकार की ऊर्जा स्टोर रहती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो हमारी घड़ी होती है उसकी चाबी में किस प्रकार की ऊर्जा एनर्जी स्टोर रहती है। तो फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए। फ्रेंड्स आपको बताना है गतिज ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए आपको फ्रेंड्स किसी में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। इस तो फ्रेंड्स यहाँ से स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी होती है और कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? mgh। फ्रेंड्स ये भी इससे रेलवे तो हर भर के क्वेश्चन पूछता है, इससे प्रत्येक एग्जाम में भर के पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों फॉर्मूले से ऐसा कोई सा भी रेलवे का एग्जाम नहीं है जिससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में जितनी भी शिफ्ट होती है सब में पोटेंशियल एनर्जी का तो और काइनेटिक एनर्जी ये से तो भर के क्वेश्चन पूछता है रेलवे, कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स आपको इस चीज़ में। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या? mgh। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m क्या होता है? द्रव्यमान, जिस कोई वस्तु इसका मास होता है कि द्रव्यमान होता है। g क्या होता है? ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। g से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, स्मॉल g से। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। कितनी होती है? 9.8। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स त्वरण है, चाहे त्वरण साधारण त्वरण हो या फिर लीनियर त्वरण हो या फिर गुरुत्वीय त्वरण हो, सबकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम कभी कभी अप्रोक्स में 10 भी ले लेते हैं फ्रेंड्स, इसको एग्जाम में दिया होता है, या फिर हम 10 लेके कर लेते हैं, फिर 9.8 कर लेते। एच को होती है कोई भी वस्तु पोटेंशियल एनर्जी स्थिति, यानी कि उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न वो स्टोर ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्थिति ऊर्जा। और ये एच ये होती है हाइट फ्रेंड्स। क्या होती है? हाइट होती है। किससे? सरफेस लेवल से कितनी हाइट पर है, इसको हम यहाँ पर हाइट से, एस को हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं कि भूमि लेवल से, यानी कि सरफेस लेवल से कितनी हाइट पे है कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूरी डिटेल दे दिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स? हाफ mv का स्क्वायर।
फ्रेंड्स इसके एक दो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा के एक दो एग्जांपल, जो फ्रेंड्स हम हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं जिनकी पानी से विद्युत बनाई जाती है ना, उसमें क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट होता है। क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट होता है। उसमें क्या करना पड़ता है, उसके एक हाइट पे हमें वाटर को स्टोर करना होता है, फिर उसको टरबाइन पे फ्लो करा के नीचे लाया जाता है, तो इससे टरबाइन घूमता है और उससे क्या बना रही लाइट बनती है। फ्रेंड्स क्या बनती है, लाइट बनती है। तो ये पानी को स्टोर होता है हाइट पे, तो उसमें भी जो हाइट पे पानी स्टोर होता है ना फ्रेंड्स, उसमें भी एक स्थितिज ऊर्जा ही होती है। कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, बिल्कुल भाई साहब आपको लाइक करना पड़ेगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करें फ्रेंड्स। आपकी सफलता, हमारी मेहनत और आपका विश्वास ही आपकी सफलता का प्रमाण है फ्रेंड्स। इसी के साथ में फ्रेंड्स हम नहीं बोलते फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट बोलता है। आपकी हमने बहुत मेहनत की आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने में। फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। यही नहीं, प्रत्येक राजस्थान की जीके कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पूरी फुल डिटेल के साथ में इसी प्रकार से बताया जाए, पूरी विशेष प्रकार से सभी उससे साथ में रिलेटेड कंटेंट बताए जाते हैं, जो भी फैक्ट होते हैं सब कुछ बताया जाता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं और मैं ही सब कुछ पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप जरूर लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फैक्ट के साथ में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त हो जाए और आपको जल्दी से जॉब लग जाए फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश कौन सी कंडीशन से कौन सी में गुजरता है। तो आपको बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है फ्रेंड्स। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन सी कंडीशन पे होता है, जब प्रकाश कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स आपको उससे वही पूछा गया और आपको वही बताना है। फ्रेंड्स चार ऑप्शन आप दें, जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है, जल से कांच में प्रवेश करता है, वायु से जल में प्रवेश करता है, वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो कौन सी घटना होती है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताना है आपको। जब प्रकाश हीरे से कांच में प्रवेश करता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इसका क्या रीजन है फ्रेंड्स, जब आपतन कोण का मान, फ्रेंड्स आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जब फ्रेंड्स आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिध्वनि का कारण है। तो फ्रेंड्स आपको प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, जब पहाड़ों में या किसी दीवार के पास में खड़े होते हैं तो हम कुछ बोलते हैं तो हमारी ध्वनि पुनः हमें दोबारा सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो वो कौन सा क्या रीजन है जिस कारण से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का प्रावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि का चाल। फ्रेंड्स आपको बताना है कि परावर्तित ध्वनि का किस रीजन के कारण हमें पुनः सुनाई देती है। जब फ्रेंड्स हम किसी दीवार के पास में या फिर हिली एरिया होता है, पहाड़ों पर होते हैं, तो हमें हमारी ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है। तो वो कौन सी फिनोमिना है ध्वनि का जिस कारण हमें पुनः सुनाई देती है, तो किस कारण सुनाई देती है फ्रेंड्स, ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन। अगले पे बढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स आपको बताना है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स चार ऑप्शन देखिए, एंडरसन, चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड। आपको चार ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। और पॉजिट्रॉन फ्रेंड्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिट्रॉन होता है फ्रेंड्स जो किसका, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल इसलिए होता है कि फ्रेंड्स इसके दोनों के चार्ज अपोजिट होते हैं, जबकि और दोनों कंडीशन सेम होती है। इस पर एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्रेंड्स इनका जो द्रव्यमान होता है, इनका मास होता है, दोनों सेम होते हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम कितना होता है फ्रेंड्स, कूलाम कितना होता है 1.6 × 10⁻19 इतना इस पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यदि इसकी द्रव्यमान की बात की जाए तो 9.1 × 10⁻31 kg फ्रेंड्स इतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। फ्रेंड्स कितना द्रव्यमान होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इतना इस पर द्रव्यमान होता है। और चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। फ्रेंड्स ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। द्रव्यमान का केजी होता है, आप सभी को पता है। फ्रेंड्स यहाँ पर यही सेम कंडीशन इसमें लागू होती है, इसका द्रव्यमान भी इतना होता है और इस पर इसका द्रव्यमान भी इतना होता है और आवेश भी इतना होता है। पर फ्रेंड्स फर्क इतना सा है, सिर्फ इनका जो चार्ज है ना दोनों का अपोजिट है। आप समझ गए सर, वो सर फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये एंटी पार्टिकल किस लिए, यानी कि दोनों कंडीशन सेम होती है, चार्ज भी सेम होता है, द्रव्यमान सेम होता है, लेकिन इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि हम कह सकते हैं पॉजिट्रॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है।
इसलिए दोनों एंटी पार्टिकल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आप जल्दी से इसको कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। हाँ ये फ्रेंड्स आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो फ्रेंड्स इसी साथ अब इसी प्रकार हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और हमसे चैनल से जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स ये हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स, आपको बताना है फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स आपको बताना है फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु बिल्कुल लाइट होती है, बिल्कुल लाइट वेट या कुछ भी आप कह सकते हैं, सबसे हल्की होती है, लाइट होती है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कौन सी होती है फ्रेंड्स, लिथियम। इसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सी होती है फ्रेंड्स, लिथियम होती है। फ्रेंड इन यानी तत्वों की बात हो रही है तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी से एक दो तत्व ऐसे होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में भी हम फैक्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने बता दिया सबसे हल्की धातु कौन सी फ्रेंड्स, लिथियम। आपसे पूछे फ्रेंड्स द्रव धातु, यहाँ पर दो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन करते हैं, द्रव धातु और एक आती है फ्रेंड्स द्रव अधातु। फ्रेंड्स ये आपको बताना है कि कौन सी द्रव धातु होती है ना, और वो कौन सा द्रव धातु तत्व। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताना तत्व कौन कौन से होते हैं, ये फ्रेंड्स कंफ्यूज करता है धातु और अधातु। एक तो धातु होती है जो द्रव अवस्था में रहती है, एक है अधातु वो भी द्रव अवस्था में रहती है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंफ्यूज करता है। तो फ्रेंड्स हमारा Hg होता है ना पारा, कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ये कौन सी होती है, द्रव धातु होती है। कौन सा फ्रेंड्स, द्रव धातु होती है। पारा हमारा द्रव धातु होती है। जबकि द्रव अधातु की बात की जाए तो ये कौन सी होती है फ्रेंड्स, ब्रोमीन। कौन सी होती है फ्रेंड्स, ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ से याद रखना है कि द्रव एक तो धातु की बात होती है, एक द्रव अधातु की बात होती है। धातु की बात की जाए तो क्या होता है, Hg होता है यानी पारा होता है। अधातु की बात की जाए तो क्या होती है फ्रेंड्स, ब्रोमीन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, ब्रोमीन होते हैं। यानी आपसे सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है फ्रेंड्स, चांदी होती है। लेकिन हम इसका उपयोग घरों में नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग करते हैं, या फिर कॉपर का भी प्रयोग करते हैं। पंखा, मोटर जिनकी बाइंडिंग होती है किसकी होती है, कॉपर की होती है। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आज, सबसे आघात वर्धनीय धातु, मतलब जिसको पीटते जाओ यानी कि बहुत ज़्यादा सहन कैपेसिटी होती है आघात सहन करने की, तो सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स, सोना होती है। कौन सी होती है फ्रेंड्स, सोना होती है। और फ्रेंड्स आपसे पूछे सबसे अधिक क्रियाशील धातु और अधातु, ये भी फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे क्रियाशील तो आपसे पूछेगा, एक तो धातु के बारे में पूछेगा फ्रेंड्स, किसके बारे में पूछेगा, धातु के बारे में। एक पूछेगा क्रियाशील अधातु के बारे में, फ्रेंड्स किसके बारे में पूछेगा, अधातु के बारे में। तो आपसे पूछे यदि फ्रेंड्स सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है फ्रेंड, तो वो कौन सा है, सीजियम। कौन सा है फ्रेंड्स, सीजियम। और यदि अधातु की बात की जाए फ्रेंड, धातु कौन सा है, सीजियम। और अधातु की बात की जाए तो ये कौन सा होता है, फ्लोरीन। कौन सा होता है फ्रेंड्स, फ्लोरीन होता है। फ्रेंड्स आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ में पूरी जानकारी दी जा रही है फ्रेंड्स। बिल्कुल भाई साहब, आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना भाई साहब, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है फ्रेंड्स। आपको हर एग्जाम, ये नहीं कि CET चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, साइंस से रिलेटेड आपको NCERT कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा। आपका हमारी मेहनत और आपका हमारे प्रति विश्वास ही आपकी सफलता की चरम सीढ़ी है फ्रेंड्स। आप इसको यार तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ से दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं आपके लिए फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं। हमने बताया था अभी मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है फ्रेंड, कौन सी रखी जाती है फ्रेंड, सोडियम। कौन सी, सोडियम। और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। ये इसका विशेष ध्यान रखता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कभी, सोडियम का कहीं अपन सोच लें SO आएगा, SO नहीं आएगा, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फ्रेंड्स एक लास्ट और क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए फ्रेंड्स। वो तो आप सभी को पता होगा कि हमारी हड्डियों में और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कि कौन सी किससे मिलकर बने होते हैं, वो फ्रेंड्स किससे होते हैं, कैल्शियम से। किससे बने होते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम। Ca से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, कैल्शियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ca से। फ्रेंड्स इसके साथ में मैंने आपको यहाँ से कितने सारे जानकारी दी फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर सिर्फ 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन फ्रेंड्स 25 की जगह हमने एक क्वेश्चन में आपको 5 से 7-8 फैक्ट बताए, यानी कि यहाँ से हमारे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे इस क्लास से। फ्रेंड्स आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर लाइक, आपसे यही मिन्नत है हमारी कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट, ये नहीं साइंस यानी प्रत्येक सब्जेक्ट ऐसे डिटेल के साथ में बताया गया है फ्रेंड्स, पढ़ाया गया आप सभी को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, हमसे पूछा गया कि यूरिया खाद होता है जो अपन
किसान अपने खेतों में देता है यानी फसल की उपज को बढ़ाने के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स इससे एक नुकसान भी होता है। पहला जैविक खाद होता है जो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन फ्रेंड्स आजकल लोग रसायनों का प्रयोग करने लगे खेती में, क्योंकि हरित क्रांति क्या थी, कृषि से संबंधित थी। हरित क्रांति आने के बाद में हमारे यहाँ पर हरित क्रांति आती तो यहाँ से फसल का प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी थी, यानी उत्पादन बढ़ा था। तो एक फ्रेंड्स आप सभी को बताना है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। फ्रेंड्स आप सभी को पता है, जो आप किसान होंगे, जिसके मेरे पापा भी किसान है, खेती करते हैं, तो हम सभी को पता है कि फ्रेंड्स यूरिया खाद दिया जाता है। और एक खाद होता है फ्रेंड्स डीएपी। कौन सा होता है? एक डीएपी। तो दो खाद काम में लिए जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि नाइट्रोजन कंटेंट कितना परसेंट होता है, यूरिया में कितना परसेंट होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है यूरिया में कितना परसेंट होता है। तो फ्रेंड्स कट्टे पे लिखा होता है, जो खाद का कट्टा होता है ना, उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। कितना? 46% नाइट्रोजन कंटेंट उसके अंदर आता है। और यदि आपसे फ्रेंड डीएपी की बात की जाए, खाद एक डीएपी खाद भी आता है, यदि उसकी बात की जाए तो उसमें 18% कितना फ्रेंड्स, 18% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। उसमें फ्रेंड्स क्या होता है? नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन के लिए आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया है कि कितना परसेंट यूरिया में नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, पनीर इनमें से किसका उदाहरण। आपको बताना है फ्रेंड्स पनीर किसका उदाहरण होता है, एग्जाम्पल किसका उदाहरण होता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि पनीर किसका उदाहरण है, जेल का, इमल्सन का, सोल का या फोम का। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड होता है ना, ये भी क्वेश्चन रेलवे ने या फिर विभिन्न एग्जाम में पूछ गया, हमारा ब्लड किस प्रकार का उत्तक होता है। हमारा ब्लड उत्तक तरल संयोजी उत्तक होता है। फ्रेंड्स कौन सा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कि हम कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं ब्लड को। तरल यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और एक हमारी मतलब पूरी बॉडी में एक ही ऐसा जो पदार्थ है, मटेरियल है, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो इसको प्रत्येक टिश्यू को कनेक्ट करता है। फ्रेंड्स हमारी बॉडी के सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, यानी कि तरल संयोजी उत्तक होता है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है पनीर की। तो पनीर किसका एग्जाम्पल है? फ्रेंड्स पनीर किसका एग्जाम्पल है? पनीर जेल का एग्जाम्पल है। किसका फ्रेंड्स? जेल का एग्जाम्पल होता है पनीर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, सोडा वाटर बनाने में जो कौन सा होता है, सोडा वाटर पीते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग फ्लेवर में आता है सोडा वाटर। तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन और CO ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन O है तो मोनो, एक को मिलते हैं मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा सेक। तो इस प्रकार से कार्बन जो भी होते हैं उसको इस प्रकार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है। फ्रेंड्स आपको बताना है। तो फ्रेंड्स कौन सी गैस काम में ली जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। तो कौन सी गैस काम में ली जाती है? CO2। कौन सी गैस काम में ली जाती है फ्रेंड्स? CO2। यानी कार्बन यहाँ पर 2 हैं तो 2 को क्या बोलेंगे? डाई, एक को क्या बोलते हैं? मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हल्दी। फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, कौन सा हल्दी का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? जड़, प्रकंद, कंद या फल। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आपको बताना है कि फ्रेंड्स हल्दी का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, नहीं खाने योग्य भाग कौन सा है। फ्रेंड्स हल्दी का खाने योग्य भाग है प्रकंद। किसको खाते हैं हम? हल्दी के प्रकंद को। यदि आपसे फ्रेंड्स यदि बात की जाए तो सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो सेब का पुष्पासन कौन सा होता है फ्रेंड? पुष्पासन खाने योग्य भाग होता है। उसी प्रकार नाशपाती का भी कौन सा भाग खाने योग्य होता है? नाशपाती का भी फ्रेंड्स पुष्पासन खाने योग्य होता है। यदि आम की बात की जाए फ्रेंड्स तो आम की मध्य फल भित्ति कौन से कहा जाता है फ्रेंड्स? मध्य फल भित्ति खाई जाती है। यदि नारियल की बात की जाए तो नारियल की बात की जाए तो नारियल की कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का फ्रेंड्स होता है कौन सा भाग? भ्रूण कोश। कौन सा होता है? भ्रूण कोश को खाया जाता है। किसको खाया जाता है? भ्रूण कोश को खाया जाता है। उसी प्रकार यदि फ्रेंड्स लीची की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लीची की, तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल। कौन सा होता है? एरिल। फ्रेंड्स इसी प्रकार हमने आपको 3-4 फैक्ट और बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है? फ्रेंड्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि मानव त्वचा में कौन सा पाया जाता है? मेलानिन। और यही हमारे कलर को डिसाइड करता है, आदमी का रंग काला होगा या गोरा होगा, यही कौन को रिप्रेजेंट करता है हमारे कलर के लिए। फ्रेंड्स मानव त्वचा में कौन सा पाया जाता है वर्णक? मेलानिन। और पौधों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित। कौन सा पाया जाता है? पर्णहरित। हरे पौधों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? फ्रेंड्स आपको बताने की RBC होती है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? तिल्ली में, यकृत में, वृक्कों में, अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स आपको बताना है कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड RBC का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बून मैरो में। RBC और WBC दोनों का निर्माण कहाँ पर होता है फ्रेंड्स?
अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स आपसे ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज का होता है। कितना? 120 दिन का होता है। कितना होता है? और फ्रेंड्स आरबीसी का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन और CO2 इसका संवहन करता है, इसका आदान प्रदान करता है, इसका संवहन कर, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन। फ्रेंड्स आरबीसी की यदि और बात की जाए तो ये फ्रेंड्स गोलाकार होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें सेंटर यानी केंद्रक नहीं होता। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फ्रेंड्स क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन युक्त, यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन युक्त होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है फ्रेंड्स? Fe होती है। कौन सी होती है? लोहा धातु होती है। तो हमारे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन पूछता है, हमारे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी कमी के कारण हमारे एनीमिया रोग हो जाता है? या तो बोलेगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, या पूछेगा फ्रेंड्स Fe, या तो ऑप्शन में हीमोग्लोबिन दिया होगा या Fe दिया होगा, यानी लोहे की कमी के कारण, या दोनों एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बना दिया हमने कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर यदि एक और बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर पलिया होता है ना, पलिया एस्पिलिन, और उसको क्या बोलते हैं? हमारे शरीर का ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलिया को ब्लड बैंक बोलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कानों में, हमारे कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं भाई साहब? और फ्रेंड्स आप सभी को पता है कान में हमारी सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है, स्टेपस। कौन सी पाई जाती है फ्रेंड्स? स्टेपस। कान में 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी होती है। किसकी होती है? कान की हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपस। कान में 3 हड्डियाँ, यानी प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 2 पेयर के रूप में होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में, यानी कि टोटल मिलाकर कितनी हड्डी हो गई फ्रेंड्स? 6 हड्डी, यानी कि 2। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस होती है। तो हमारे टोटल दोनों कानों को मिलाकर कितनी हड्डी होती है फ्रेंड्स? कितनी होती है? 6। यदि हमारी खोपड़ी की बात की जाए, यानी खोपड़िया में, हमारी खोपड़ी में कितनी होती है फ्रेंड्स? 8 होती है। यदि हमारे फेस की बात की जाए फ्रेंड्स, जो हमारा चेहरा होता है, मुखड़ा होता है, उसकी बात की जाए तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 14 होती है। कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स? 14 होती हैं। यदि हमारे फ्रेंड्स एक हाथ की बात की जाए, तो एक सिंगल हाथ की बात की जाए, कितनी होती है? 30। दूसरे हाथ की, इसको दोनों हाथों से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी होती है? 60। उसी प्रकार एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों को मिलाकर कितनी होती है? 60 होती है। फ्रेंड्स यहाँ से 120, तो ये वैसे ही आ गई। फ्रेंड्स कितनी आ गई? टोटल हमारे 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं फ्रेंड्स? 206 होती हैं। तो 120 तो यहाँ से निकल के आ गई। हाथ और पैरों में कितनी हड्डी होती हैं? 120 होती हैं। और फ्रेंड्स अभी कितनी खोपड़ी में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। वो खोपड़ी में 8 होती हैं, फेशियल की 14 होती है, कान में 6 होती हैं। फ्रेंड्स इनको आप टोटल करते जाना और यहाँ पर टोटल पता चलेगा। हमारे पसलियों के कितने 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़े यानी पेयर के रूप में, तो 2 से करेंगे 24। यहाँ से हमारी कितनी आती हैं? पसलियाँ निकल कर आती हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको यदि बात की जाए फ्रेंड्स, तो किसकी बात की जाए? कशेरू की कितनी होती है? 33 स्पॉन्ज होती है। तो यदि सर इनको टोटल बात, यदि फ्रेंड्स आपको डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ना है, साइंस से रिलेटेड कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है, आप फ्रेंड्स आपको हमें कमेंट करके बताएं, आपको पूरी डिटेल के साथ में एक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। प्रत्येक हड्डी क्या पर होती है, कौन सी, कोई सा भी टॉपिक हो साइंस का, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और फुल फिर डिटेल के साथ में विद डायग्राम के साथ में एक काउंट करके बता देंगे सब चीज़। तो फ्रेंड्स ये इनको आप टोटल कर लेना, कितनी हड्डी होती है? एक तो फ्रेंड्स, और हमारी सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? जांग की होती है। किसकी होती है? फीमर, जांग की होती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये भी हमारे पैर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पैर में। हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती है? हड्डियाँ फ्रेंड्स कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी निकल के आता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर हड्डी कहाँ की होती है? सबसे कठोर हड्डी हमारी कहाँ की होती है? जबड़े की हड्डी होती है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है फ्रेंड्स यहाँ से, हमारा शरीर का सबसे कठोर कौन सा पार्ट हो, मतलब कौन सा भाग, कौन सा पार्ट होता है हमारे शरीर का, कौन सा पदार्थ होता है शरीर में? हमारे दांत का सबसे कठोर भाग होता है कौन सा? इनेमेला। कौन सा होता है? इनेमेला। हमारे दांत का हमारे सब पूरी बॉडी का सबसे कठोर भाग क्या होता है? हमारे दांत का इनेमेला होता है। और यदि फ्रेंड्स छोटे बच्चों में बात की जाए, छोटे बच्चों में कितनी हड्डी होती है? 300 के आसपास, 300 के आसपास हड्डियाँ होती हैं। जबकि बड़ों में कितनी होती है? तो यानी कि जो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी बोन्स तो मर्ज होकर एक साथ जुड़ती जाती हैं और घटकर कितनी हो जाती है? 200 से। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमने पूरी आपको हड्डियों से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट, टाइम ना लगाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। आपको इसी प्रकार की क्लास मिलती रहेगी तो आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेड डॉट। क्या फ्रेंड्स? रेड डॉट रोग किस फसल में होता है? यानी फसल से संबंधित रोग है रेड डॉट। फ्रेंड्स आपने गंडे खाए होंगे तो उसमें गंडा कोई अंदर से रेड निकलता है। आपको यहाँ से डायग्राम में दिख रहा होगा, हम गंडा
खाते हैं तो अंदर से रेड रेड निकलता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेड डॉट रोग बोलते हैं। तो कौन सी फसल में होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है गन्ना में। या तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, और ये ऑप्शन ऊपर नीचे लिख दिए, सीक्वेंस सही नहीं लिखा तो आप यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना है सिर्फ गन्ने में कौन सा रोग होता है, रेड डॉट रोग किसमें होता है, गन्ने में। फ्रेंड्स यदि हम फसल की बात हो रही है तो फसल से रिलेटेड पर्सन गन्ना क्या और भी पूछ सकता है, हमसे धान का भी पूछा जा सकता है। यानी धान का मतलब क्या होता है, चावल होता है फ्रेंड्स। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स, चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आपको बता दिया, कहाँ पर है, कटक उड़ीसा। और धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग। फ्रेंड्स कौन सा रोग होता है, खैरा रोग किस में होता है, चावल में होता है। और फ्रेंड्स यदि आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, कंडुआ रोग किस में होता है, कंडुआ, कौन सा फ्रेंड, कंडुआ रोग किस में होता है फ्रेंड्स, ये किस में होता है, गेहूं में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स, गेहूं की फसल में कंडुआ रोग होता है। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछे कि टिक्का रोग किस में होता है, टिक्का ये होता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली में होता है। फ्रेंड्स किस में होता है, ये फ्रेंड्स मूंगफली में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स, मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग। यदि फ्रेंड्स आपसे और पूछे एक, यानी कि फ्रेंड्स आपसे पूछे कि ब्लैक आर्म रोग किस में होता है, फ्रेंड्स कौन सा, ब्लैक आर्म रोग किस में होता है, फ्रेंड्स ये होता है कपास में। किस में होता है, कपास में होता है। और फ्रेंड्स और यदि फ्रेंड्स एक और रोग होता है कौन सा, अर्गट, कौन सा होता है, अर्गट। अर्गट की बात की जाए तो अर्गट किस में होता है, तो ये फ्रेंड्स होता है बाजरे में। किस में होता है, बाजरा में होता है। और राजस्थान बाजरा उत्पादन में हमारे देश में पहला स्थान रखता है। फ्रेंड्स कौन सा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, चलो फसल से रिलेटेड है, एक और क्वेश्चन बताते हैं कि सरसों अनुसंधान केंद्र का है हमारे भरतपुर में। कहाँ पर, सेवर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पूरे भारत का राजस्थान 30% के आसपास वो सरसों उत्पादन करता है। कितना परसेंट, तो सेवर भरतपुर में कौन सा क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, सेवर भरतपुर। फ्रेंड्स मैं तो ये चाहता हूँ एक ही वीडियो में आपको पूरा सब कुछ पढ़ा दूँ, कंटेंट पूरा प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आपकी एग्जाम बेस्ट, आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिले और आपकी एग्जाम अच्छे से अच्छा हासिल करे। पर फ्रेंड्स क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम क्लास को थोड़ा और दूसरी क्लास में बता देंगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों इस कारण से हमें आकाश ब्लू ब्लू कलर का प्रतीत होता है। फ्रेंड्स ये हमारे लाइट का एक फिनोमिना होता है कि प्रकाश का एक कंडीशन होती है, उस कारण से दिखता है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, परिकिरण होता है, ध्रुवण होता है। काफ़ी सारी प्रकाश की घटनाएं होती है फ्रेंड्स, इनको भी कभी आपको बोले तो आपको कमेंट करना कि हम आपको प्रकाश पढ़ाएंगे, लाइट पढ़ाएंगे, ध्वनि पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, बैटरी मतलब सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ। फ्रेंड्स आप एक बार कमेंट करके बता देंगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसी को हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स आपको हमारी मेहनत और आपका हमारे प्रति विश्वास ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है, आपकी सफलता की प्रथम सीढ़ी है। फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए। फ्रेंड्स क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसको अभी यहीं पे विराम देते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है फ्रेंड्स। हाँ ये बिल्कुल फ्रेंड्स आपके लिए, आपको इसका कमेंट करना है कि नीला आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। फ्रेंड्स ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेंड्स आपके लिए आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से सुचारू रखिए। सर्दी का मौसम में बच कर रहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में विराम देते हैं हमारी आज की क्लास को, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।